अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंग्लिश कीज़ लैंग्वेज सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द स्पीच के हवाले से, इंग्लिश लैंग्वेज की जो बेसिक ब्रेक्स होती हैं उनके हवाले से। पिछले सेशन में आपको याद होगा मैंने आपको पूरा रोड मैप बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरीके से सीखा जा सकता है और किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो आज भी जब हम पार्ट्स ऑफ द स्पीच के हवाले से बात कर रहे होंगे तो मैं आपको पढ़ाऊँगा भी और साथ ही साथ जो मेरे टीचर दोस्त हैं उनको भी मैं बताऊँगा कि आपने अगर पार्ट्स ऑफ द स्पीच को पढ़ाना है तो उसका इंट्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से दिया जाता है। तो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच हैं और मैंने उनको 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है वो मैंने उनको डिवाइड किया हुआ है आपकी सहूलत के लिए, आपको समझाने के लिए। तो नॉर्मली होता यह है कि जब क्लास के अंदर पार्ट्स ऑफ द स्पीच को पढ़ाया जाता है तो टीचर जो हैं वो सिंपल बता देते हैं कि भाई 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच हैं और उसके बाद नाउन से वो शुरू करते हैं और डेफिनेशंस और भरमार हो जाती है डेफिनेशंस की और स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि ये मैं इतनी ज़्यादा डेफिनेशंस क्यों याद कर रहा हूँ। और इतनी ज़्यादा डेफिनेशंस याद करने के बावजूद भी स्टूडेंट को जो फ़र्क है वो समझ नहीं आता और उसको सेंटेंस के अंदर अगर उसको कहा जाए कि जी इसमें से बताओ कि ये वाला जो वर्ड है ये क्या है तो उसको बड़ी परेशानी होती है। तो ये आपके सारे मसाइल जो हैं वो मैं बीइंग अ टीचर मैं समझता हूँ और मैं खुद भी एक क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मैं खुद भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि एक स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम्स पेश आती हैं और बीइंग अ टीचर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टूडेंट को किस तरीके से लैंग्वेज पढ़ाई जाए। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही आपको हर लेक्चर जो है वो डिलीवर किया जाएगा। अगर आपने पिछले 3 सेशंस नहीं देखे तो उनको आप लाजमी चेक कीजिएगा और आने वाले सेशंस को भी लाजमी आप इसी तरतीब के साथ लेके चलते रहिएगा। तो इंग्लिश पार्ट्स ऑफ द स्पीच की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ना, क्योंकि हमने तो जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि चाय बनानी है या बिल्डिंग बनानी है, तो हमारा असल मकसद इन सारी चीज़ों को समझने का तो यही है ना कि हमें लैंग्वेज बोलना आ जाए, लैंग्वेज लिखना आ जाए, लैंग्वेज सुन के समझ आ जाए और लैंग्वेज पढ़ के हमें समझ आ जाए। तो इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी जो लैंग्वेज होती है वो बेसिकली एग्जिस्ट करती है फ़िक्रों की सूरत में, सेंटेंसेस की फॉर्म में। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हर लैंग्वेज के अंदर जो सेंटेंस के अंदर जो पार्ट्स ऑफ द स्पीच होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है, उसका जो फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे उर्दू का जो फार्मूला है ये SOV है, यानी सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आता है। तो चूंकि हमारी इंग्लिश की क्लास है तो हम सिर्फ इंग्लिश के हवाले से ही बात करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और अब मज़े की बात यह है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ ऑप्शनल। समटाइम्स ऑब्जेक्ट आता है और समटाइम्स ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस के अंदर नहीं होता। तो अगर हम बेसिक बात करें तो जो इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंस होता है उसकी जो बेसिक मोस्ट एंड नेसेसरी मोस्ट उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अच्छा, अब जो सब्जेक्ट है वो नाउन हो सकता है कोई या कोई प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब जो है वो हमेशा वर्ब ही होता है और जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ द स्पीच की तरफ। सो देयर आर बेसिकली 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच। 8 वो ब्रिक्स होती हैं या 8 वो डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमने खरीदनी हैं, जो हमने सीखनी हैं ताकि हम लैंग्वेज के नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर सकें, जिसमें हम जाके सेंटेंसेस बनाते हैं, जिसमें हम जाके फ़िक्रे बनाते हैं। अब ये जो 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच हैं इनको मैंने 3 कैटेगरीज के अंदर जो है वो इनको मैंने डिवाइड किया है। 3 कैटेगरीज मैंने बनाई हैं आपकी सहूलत के लिए, आपको आसानी के साथ समझाने के लिए, ताकि आपको याद रह जाए कि पार्ट्स ऑफ द स्पीच होते कौन से हैं और इनका सेंटेंस के अंदर रोल क्या होता है। क्योंकि देखें, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना, जब तक आपको उसका मकसद नहीं पता होगा ना तो वो आपके किसी काम की नहीं है। तो पार्ट्स ऑफ द स्पीच सिर्फ इनको रट्टा लगा लेना कि जी नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, फलाना होता है, ढिंगना होता है, ठीक है, और सिर्फ उसको रट्टा लगा लिया जाए और आपको पता ना हो कि इसका काम क्या है, मैंने इसका करना क्या है, तो तब तक आपको वो चीज़ें याद नहीं रहती। ठीक है, तो आपको मेन जो चीज़ समझनी होती है ना वो ये होती है लैंग्वेज के अंदर कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं ये आपके काम कहाँ पे आएगी, इसको आपने खर्च कहाँ पे करना है। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं, सुप्रीम पार्ट्स ऑफ द स्पीच, ठीक है, उसके बाद एडवोकेट्स और उसके बाद मीडिएटर्स। सुप्रीम मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा सेंटेंस के अंदर या जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिनकी सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। उसके बाद एडवोकेट्स, एडवोकेट वकील जिस तरह होता है। ठीक है, वकील क्या करता है, वकील आपका कोई मसला होता है तो उसको जाके वो सॉल्व करवाता है, आपका मुकदमा लड़ता है, आपकी जगह पे जाके आपके मसले को क्या करता है वो पेश करता है। अच्छा, उसके बाद है मीडिएटर्स। मीडिएशन का मतलब होता है कि 2 आदमियों के दरमियान कोई लड़ाई है या 2 आदमियों के दरमियान कोई मसला चल रहा है तो एक तीसरा बंदा आके क्या करता है, उस मसले में अपना रोल अदा करता है और उस मसले को मजीद वाज़े करता है या उस लड़ाई को या उस मसले को क्या करता है वो हल करवाता है।
अच्छा, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच हैं कौन से, उसमें से कौन से सुप्रीम हैं, कौन से एडवोकेट हैं, कौन से मीडिएटर्स हैं, और उसके बाद मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। इन सेंटेंसेस के ऊपर हम आठों के आठों जो पार्ट्स ऑफ द स्पीच हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और आपको ना सिर्फ हर पार्ट ऑफ द स्पीच का सेंटेंस के अंदर उसका मुकाम समझ आ जाएगा, उसकी वैल्यू समझ आ जाएगी, साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने इनको याद कैसे करना है, आपने इनको याद रखना कैसे है, और सेंटेंस के अंदर आपने इनको किस तरीके से ढूंढना है कि अगर आपको एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें से कोई भी एक वर्ड अंडरलाइन किया गया है तो आपने कैसे ये पता करना है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या भला है, ये क्या चीज़ है। अच्छा, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना पार्ट्स ऑफ द स्पीच के अंदर, वो वर्ब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि वर्ब के बगैर आप एक सेंटेंस नहीं बना सकते। ये देखें, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट कभी होता है कभी नहीं होता, ठीक है। सब्जेक्ट जो होता है वो कभी मेंशन्ड होता है कभी मेंशन नहीं भी होता, ठीक है। ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं कि आप सिर्फ एक पार्ट ऑफ द स्पीच जिसको हम वर्ब कहते हैं, सिर्फ एक वर्ब आप अपने मुंह से निकालते हैं और पूरी बात उसे समझ आ जाती है, ठीक है। जो मुकाम पार्ट्स ऑफ द स्पीच के अंदर वर्ब को हासिल है वो किसी भी दूसरे पार्ट ऑफ द स्पीच को हासिल नहीं है। तो मैं हमेशा पार्ट्स ऑफ द स्पीच को पढ़ाना वर्ब से शुरू करता हूँ। नॉर्मली टीचर्स होते हैं वो नाउन से, फिर प्रोनाउन से, और फिर इस तरीके से चलते हैं, लेकिन मैं हमेशा वर्ब से स्टार्ट करता हूँ। वर्ब के ऊपर ही सारी कहानी घूमती है। वर्ब ही क्या होता है, ये पार्ट्स ऑफ द स्पीच का या लैंग्वेज का शहनशाह होता है, ठीक है। ये बादशाह होता है, जिस तरह चेस के अंदर वजीर होता है ना, ठीक है, और चेस के अंदर जिस तरीके से क्वीन या किंग होता है, तो ये जो वर्ब है ना, ये सेंटेंस का या इंग्लिश लैंग्वेज का या किसी भी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट एलिमेंट होता है। अच्छा, अब वर्ब जो होता है ना, ठीक है, इस वर्ब यानी वर्ब किसको बोलते हैं, वर्ब काम को बोलते हैं, एक्शन को, जो काम हो रहा होता है उस काम को क्या बोलते हैं हम, वर्ब बोलते हैं। या उस काम को अगर हमने जब बताना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो टीचिंग, ठीक है, रीडिंग, लिसनिंग, आप लोग सुन रहे हैं तो लिसनिंग, आप साथ में लिख रहे हैं तो राइटिंग, ये सारे के सारे क्या हैं, ये काम हैं, ये एक्शंस हैं। अब काम ऐसे ही तो नहीं हो जाता ना कोई काम करने वाला होता है, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो उस काम को कर रहा होता है। तो उस काम को जो करने वाले होते हैं ना, या जिस चीज़ के ऊपर वो काम हो रहा होता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो वर्ब क्या है, ये सेंटेंस का सुप्रीम पार्ट है। वर्ब क्या है, सुप्रीम पार्ट है, और वर्ब के बाद जो दूसरा सुप्रीम पार्ट है दैट इज द नाउन। नाउन क्या होते हैं, इनको नेमिंग वर्ड्स कहा जाता है, चीज़ों के नाम, जगहों के नाम, इसके अलावा इंसानों के नाम, ठीक है, जानवरों के नाम, ठीक है, इसके अलावा जो डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, इसकी जो डिफरेंट टाइप। अच्छा, नाउन्स जो होते हैं ना वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस के अंदर काम को जो करने वाले होते हैं उनके लिए जो हम वर्ड्स लेकर आते हैं वो उनको हम नाउन्स कहते हैं। अच्छा, अब सेंटेंस के अंदर आप हर दफ़ा तो नाउन को मेंशन नहीं कर सकते ना, आपने बात करनी है। अगर आप नेम की बात कर रहे हैं तो बार बार अगर आप नेम का नाम यूज़ करते रहेंगे तो वो लैंग्वेज के अंदर ना रेपिटेशन आ जाती है, और रेपिटेशन से फिर क्या होता है, रेपिटेशन से बात में मज़ा जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, समटाइम्स जो नाउन होता है, जो नेम आपके पास होता है, जो काम करने वाला होता है, उसके लिए आप क्या करते हैं, आप उसके लिए डिफरेंट वर्ड्स जो है वो लेकर आते हैं जो कि नाउन की जगह पर आते हैं और काम बिल्कुल वही करते हैं सेंटेंस के अंदर जो नाउन कर रहा होता है। और इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। अच्छा, अब काम आपने कोई करना है और उस काम का करने वाला आपको पता है, तो एक इसका मतलब यह है कि सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, यानी कि काम करने वाला और काम, इस पे आपका जो सेंटेंस होता है वो बुनियादी तौर पर मुकम्मल हो जाता है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब एक्स्ट्रा हैं, सब की सब। एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल फजूल हैं, एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि सेंटेंस के अंदर उनका जो रोल है वो सिर्फ डेकोरेटिव्स का है। कि जिस तरह आपने एक कमरा बनाना होता है तो कमरा बुनियादी तौर पर दीवारों पर मुश्तमिल होता है और उस छत पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद उसके अंदर आपने जो वार्निश करना है, उसके अंदर आपने जो फर्नीचर ला के रखना है, उसके अंदर आपने जो लाइट्स लगानी है, वो सब की सब क्या होती हैं, उस कमरे को मजीद बेहतर बनाने के लिए होती हैं। तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब क्या हैं, आपका जो सेंटेंस होता है उसको क्या करने के लिए होती है, मजीद बेहतर बनाने के लिए होती है। अब वर्ब और नाउन, ठीक है, इसी के ऊपर ही सारी बात को हम बार बार लेकर आएंगे। नाउन जो है उसके हवाले से आपने उसकी कोई खूबी बतानी है, उसकी कोई क्वालिटी बतानी है कि जो आपका काम करने वाला है, आपका जो नाउन है
उसकी कोई अच्छी खूबी या उसकी कोई बुरी खूबी आपने अगर बतानी है सेंटेंस के अंदर, तो उसके लिए आप जो पार्ट ऑफ द स्पीच लेके आते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे टीचर है ना, तो आप कह सकते हैं द एक्टिव टीचर, द स्मार्ट टीचर, द फनी टीचर, ठीक है, द इंग्लिश टीचर, ठीक है, द मैथमेटिक्स टीचर। तो इसमें द फनी, स्मार्ट, ये सारी की सारी क्या है? टीचर की क्वालिटीज है। टीचर क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि टीचर नाउन है, काम करने वाला है, नेमिंग वर्ड है। तो जो भी नाउन की क्वालिटीज होती हैं उनको आप किसके जरिए मेंशन करते हैं? उसके लिए जो आप लफ्ज लेके आते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन के साथ साथ समटाइम्स आपको जो वर्ब, जो काम हो रहा होता है, उस काम की नौयत भी बताना पड़ती है। ठीक है, काम जो हो रहा है, जैसे अगर आप कहते हैं कि सर नईम टीचेस इंग्लिश ब्यूटीफुली, डिसेंटली, फ्रेंडली, ठीक है, इन अ फ्रेंडली वे, तो ये सारे के सारे जो टीचिंग हो रही है ना, जो वर्ब है सेंटेंस के अंदर, जो काम है, उस काम के हवाले से अगर आपने कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, उसकी कोई क्वालिटी बतानी है, तो वो आप किसके जरिए बताते हैं? एडवर्ब के जरिए बताते हैं। तो एडवर्ब का काम क्या होता है? जो बुनियादी इसका काम है वो ये है कि वर्ब के हवाले से हमें बिल्कुल वही मालूमात देना, बिल्कुल वैसी ही मालूमात देना जैसी एडजेक्टिव जो है वो नाउन के हवाले से दे रहा होता है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, ये जो हमारे पास 3 पार्ट्स ऑफ द स्पीच है, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन। ये क्या होते हैं? ये मीडिएटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये जो नाउन और एडवर्ब के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, जो सेंटेंस बन रहा होता है, उस सेंटेंस को मजीद ब्यूटीफाई करते हैं, उस सेंटेंस को मजीद क्लैरिफाई करते हैं। आप अपनी लैंग्वेज के अंदर क्लैरिटी लाने के लिए क्या करते हैं? प्रीपोजिशंस को, इंटरजेक्शंस को और कंजंक्शंस को यूज करते हैं। अब प्रीपोजिशन क्या करती है? काम करने वाला एक काम कर रहा है और वो काम किसी चीज पे हो रहा होगा ना, जो आपका ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो काम के एतबार से रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को आप क्या शो करते हैं? प्रीपोजिशन के जरिए शो करते हैं। जैसे सर नईम इज टीचिंग इन द क्लास, सर नईम इज टीचिंग इन द क्लास, तो जो क्लास है, जो क्लासरूम है, उसका और सर नईम के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किस चीज का है? टीचिंग का है। तो टीचिंग इन द क्लास, तो ये जो इन है ना, ये लफ्ज क्या है यहाँ पर? ये प्रीपोजिशन है जो कि काम की जो पोजीशन है कि काम हो किस जगह पे रहा है उसको ये वाजे करता है। उसके बाद इंटरजेक्शंस होते हैं, इनको फीलिंग वर्ड्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं? सेंटेंस के अंदर जो इमोशंस होते हैं, क्योंकि हम इंसान है ना, हमारे जज्बात भी हैं, हम लैंग्वेज को सिर्फ रोबोटिकली तो यूज नहीं करते ना, हमने समटाइम्स अपनी फीलिंग्स जो होती हैं उनको भी एक्सप्रेस करना होता है लैंग्वेज के अंदर। तो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए आप जो वर्ड्स लेकर, जैसे वाओ, हुर्रा, ओह, दीज टाइप ऑफ वर्ड्स, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। उसके बाद कंजंक्शंस, इनको ग्लू वर्ड्स कहा जाता है। ये जो सेंटेंस के अंदर मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, समटाइम्स 2 सेंटेंसेस को, समटाइम्स 2 नाउन्स को, समटाइम्स 2 वर्ब्स को, समटाइम्स एडजेक्टिव्स को, ये क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? कंजक्ट करते हैं, इनको आपस में जोड़ते हैं। तो कंजंक्शंस का जो सेंटेंस के अंदर रोल होता है वो क्या होता है? चीजों को जोड़ने का होता है। इंटरजेक्शंस फीलिंग्स के लिए होते हैं। प्रीपोजिशन जो होती है वो जो काम करने वाला है उसकी काम के होने के एतबार से जो पोजीशन होती है उसको ये वाजे करते हैं। एडजेक्टिव जो है ये नाउन के हवाले से फर्दर इंफॉर्मेशन लेता है, और नाउन जब छुट्टी पे होता है तो प्रोनाउन उसकी जगह पर आता है, और एडवर्ब जो है ये वर्ब के हवाले से हमें फर्दर इंफॉर्मेशन लेता है। तो जो इसमें जो इंपॉर्टेंट, जो बेसिक रोल होता है वो नाउन और वर्ब का ही होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं और उसमें मैंने अपनी कॉलीग, मेरी एक टीम मेंबर मिस फातिमा जो है, उनका मैंने नाम यहाँ पे मेंशन किया है। शी इज़ अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, शी इज़ वर्किंग इन चारसद्दा। तो उनके हवाले से मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और इसी के ऊपर ही मैं आपको सारे पार्ट्स ऑफ द स्पीच जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। जैसे फातिमा ईट्स एन एप्पल, फातिमा एक सेब खाती है, फातिमा एक सेब खाती है। अच्छा, ये मैंने पहले मैं पढ़ा चुका था और जब मैंने आके कैमरा में देखा तो कैमरा नहीं चल रहा था, फिर मैं मजीद चेक कर लूँ कि कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा। हाँ ठीक है, कैमरा जो है, कैमरा इज वर्किंग। फातिमा ईट्स एन एप्पल, फातिमा सेब खाती है। अब फातिमा क्या है? काम करने वाली है, नाउन है और एक नाम है, एक लेडी का नाम है। ठीक है, नेम ऑफ अ वेरी सेंसिबल एंड वेरी एजुकेटेड लेडी। अच्छा, फातिमा ईट्स, फातिमा खाती है, खाना क्या है? एक एक्शन है। एन एप्पल, एप्पल क्या है? एक चीज का नाम है, एक फ्रूट का नाम है। तो अब इसमें ये सब्जेक्ट है और नाउन है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब ही होता है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है ये भी नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। तो अब इसमें फातिमा क्या है? नाउन है, ईट्स वर्ब है। अगर आप सिंपल कहते हैं ना फातिमा ईट्स, फातिमा खाती है, तो भी बात मुकम्मल हो जाती है।
ठीक है। लेकिन जब आपने कहा कि फातिमा ईट्स एन एप्पल, तो एप्पल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है जो कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। उसके बाद जब आपने कहा कि शी ईट्स एन एप्पल डेली, तो इस शी से कौन मुराद था? इस शी से मिस फातिमा ही मुराद थी। इस शी से क्या मुराद था? मिस फातिमा ही मुराद थी। तो ये शी जो है ये बेसिकली फातिमा की जगह पर आया है सेंटेंस के अंदर, इसलिए ये क्या है, ये प्रोनाउन है। अच्छा, उसके बाद शी ईट्स एन एप्पल डेली, वो एक सेब रोजाना खाती हैं, रोजाना खाती हैं। अब ये जो डेली का वर्ड है ये शी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या एप्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है ईट्स को, कि वो रोजाना एक सेब खाती हैं। तो ये जो रोजाना का लफ्ज है ना, इसका ताल्लुक किस चीज के साथ है? खाती हैं के साथ है। तो दिस मीन्स कि ये क्या है, क्योंकि ये वर्ब के हवाले से इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। उसके बाद शी ईट्स अ स्मॉल एप्पल, वो एक छोटा सेब खाती हैं। अब इसमें ये जो स्मॉल है ये हमें शी के हवाले से इंफॉर्मेशन दे रहा है, ईट्स के हवाले से दे रहा है, या एप्पल के हवाले से? छोटा किसकी क्वालिटी है, मिस फातिमा की, ईट की, या एप्पल की? तो ये एप्पल की क्वालिटी है। तो एप्पल क्या है, नाउन है। तो जो नाउन की क्वालिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद फातिमा लिव्स इन, अच्छा उसके बाद है फातिमा लिव्स इन चारसद्दा। अब चारसद्दा और फातिमा ये दोनों नाउन्स हैं, और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है, लिविंग का रिलेशनशिप है। ठीक है, यानी कि फातिमा और चारसद्दा और फातिमा दो डिफरेंट नेम्स हैं, एक शख्स का नाम है, एक जगह का नाम है, और इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन डेवलप हो रहा है वो किस चीज का है, कि लिविंग का। ठीक है, ये भी हो सकता है कि फातिमा इज गोइंग टू चारसद्दा, ठीक है, फातिमा इज ट्रांसफर्ड टू चारसद्दा। ठीक है, तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है, लिविंग का है, और वो किसके जरिए शो हो रहा है, इन के जरिए। ठीक है, तो ये इन क्या है, ये प्रेपोजिशन है जो कि लिविंग की जो पोजीशन है, फातिमा की जो लिविंग पोजीशन है चारसद्दा में, उसको क्या कर रहा है, वाजे कर रहा है। तो ये होता है प्रेपोजिशन का काम, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। उसके बाद फातिमा एंड नईम आर इंग्लिश टीचर्स, फातिमा एंड नईम आर इंग्लिश टीचर्स। अब यहाँ पे टीचर्स जो है ये क्या है, ये टीचर्स इंसान होते हैं, नाउन है। तो नाउन की एक क्वालिटी बताइए कि इंग्लिश टीचर, ये मैथ टीचर्स भी हो सकता है, हिस्ट्री टीचर्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री टीचर्स भी हो सकता है। तो ये इंग्लिश क्या हुआ, टीचर्स की एक क्वालिटी हुई, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अच्छा, उसके बाद फातिमा एंड नईम, फातिमा एंड नईम, तो फातिमा और नईम को जोड़ क्या चीज रही है, फातिमा और नईम के दरमियान कनेक्शन कौन सी चीज डेवलप कर रही है, वो एंड डेवलप कर रही है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कंजंक्शंस होते हैं वो सेंटेंस के हिस्सों को या समटाइम्स दो सेंटेंसेस को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहां पे फातिमा एंड नईम के दरमियान जो एंड है दैट इज कंजंक्शन, दैट इज कंजंक्शन। अब कंजंक्शन की जो टाइप्स होती हैं वो फिर आगे जाके हम उनको डिटेल में अलग सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद वाओ मिस फातिमा हैज क्वालिफाइड फॉर फाइनल राउंड। अब मिस फातिमा हैज क्वालिफाइड फॉर फाइनल राउंड, ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसके अंदर खुशी भी हो सकती है, जिसके अंदर हो सकता है कि कोई जेलसी में आके कह रहा हो कि मिस फातिमा हैज क्वालिफाइड फॉर फाइनल राउंड। ठीक है, मिस फातिमा फाइनल राउंड में चली गई हैं। हो सकता है कि उसको गुस्सा आया हो या उसको जेलसी हो रही हो, लेकिन अगर कोई खुशी में कहता है तो वो क्या करेगा, क्या कहेगा, वाओ मिस फातिमा हैज क्वालिफाइड फॉर फाइनल राउंड। तो दिस मींस कि ये जो वाओ का वर्ड है ये यहां पे क्या कर रहा है, ये इंटरजेक्शन है, और ये यहां पे खुशी को, हैप्पीनेस को, ठीक है, जॉय को ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शंस बोलते हैं। तो अब हमने 3-4 एग्जांपल्स के जरिए मिस फातिमा के थोड़े से गिले कर लिया, मिस फातिमा को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, और साथ ही साथ हमने जो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच थे उनको भी हमने क्या कर लिया, यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो आपने सेंटेंस के अंदर हर लफ्ज को देखना होता है, और आपने देखना होता है कि अच्छा ये सेंटेंस के अंदर क्या बन सकता है। अब जो इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, नाउन की, प्रोनाउन की, वर्ब की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, कंजंक्शन की, इंटरजेक्शन की, प्रेपोजिशन की, तो इनको हम आने वाले जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। हर पार्ट ऑफ द स्पीच के ऊपर अलग अलग एक लेक्चर होगा जिसमें हम इनको डिटेल के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और हम इनको लर्न करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। आपने अपनी जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, आपने अपनी इंग्लिश की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 निकालना है, और उसका फर्स्ट 1 पैराग्राफ या फर्स्ट 2 पैराग्राफ जो हैं उसके ऊपर आपने बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है जैसे मैंने ये सेंटेंसेस लिखे, और उसके बाद मैंने हर लफ्ज को अंडरलाइन किया और आपको बताया है कि इसमें ये लफ्ज क्या है। ठीक है, जैसे फर्स्ट था उसमें मैंने बताया कि ये फातिमा जो है ये नाउन है, ईट्स वर्ब है, और एन एप्पल अगेन क्या है, एन एप्पल में एन जो है ये आर्टिकल है, आर्टिकल मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, और एप्पल जो है ये क्या है, नाउन है। शी इसमें प्रोनाउन है, ईट्स इसमें क्या है,
इसमें वर्ब है, एन आर्टिकल है, एप्पल जो है इसमें अगेन नाउन है और डेली इसमें क्या है, एडवर्ब है। तो इस तरीके से आपने अपनी बुक का चैप्टर नंबर 1 उसके फर्स्ट 1 या फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स के ऊपर आपने इनको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो इंग्लिश कीज लैंग्वेज सीरीज में जुड़े रहिएगा मेरे साथ। 100 लेक्चर्स हमने इंशाल्लाह पूरे करने हैं। अगर आपने पिछले 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको आप लाजमी प्लेलिस्ट में देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इन्हीं पार्ट्स ऑफ द स्पीच की एक्सटेंशन के हवाले से नाउन और प्रोनाउन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।